हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नेट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चलिए बच्चों, तो आज नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। आज से नया अध्याय आरंभ करेंगे। जी हाँ, दिगंत भाग 2 यानी बिहार बोर्ड, और जो नया चैप्टर है वो है सिपाही की माँ, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। तो भाई पाठ की शुरुआत करें। किस तरीके से इस पाठ में कवि एक माँ और बेटे के बीच के जो भावों को स्पष्ट कर रहा है, तो इस कहानी के माध्यम से बड़ा ही सुंदर तरीके से एक सिपाही और उसकी माँ के बारे में जो है चित्रण किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि भाई इस पाठ में आज हम क्या पढ़ेंगे, एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो पहले आता है लेखक का जीवन परिचय। क्लियर हो गया। पहले लेखक का जीवन परिचय यानी कि लेखक, लेखिका, कवि और कवित्री, इसका आपको जीवन परिचय पता होना चाहिए। 100% एक जीवनी आती है एग्जाम के अंदर, तो जितना जरूरी पाठ उतना ही जरूरी लेखक, लेखिका, कवि और कवित्री का जीवन परिचय। क्लियर हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, शिक्षा, दीक्षा, रचनाएं, कृतियाएं, कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब जीवनी के अंदर निहित होता है। तो जीवनी अगर आएगी तो आप बड़े ही आराम से, बहुत ही सरल तरीके से आप उसको लिख दोगे अगर आपने पढ़ा होगा। और इसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछ लिया जाता है कि इनके पिता का नाम बताइए, है ना। लेखक का नाम दे दिया जाएगा कि भाई इनके पिता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, इनकी जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इस तरीके से अलग से ऑप्शनल क्वेश्चन के तौर पर भी प्रश्न आते ही आते हैं। क्लियर। तो बहुत जरूरी होता है लेखक का परिचय। इसके बाद करेंगे पाठ का सारांश, जाकि हम पता चलें कि भाई इस पाठ के माध्यम से लेखक आखिर कहना क्या चाहता है। किस तरीके से माँ के भावों को स्पष्ट किया जा रहा है कि जब माँ से उसका बच्चा दूर होता है और उस पर भी वो सिपाही हो, है ना, जो सरहद पर जो पहरा देता हो, सरहद की रक्षा करता हो, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वो अपनी माँ, एक माँ को छोड़, जन्म देने वाली माँ को छोड़कर, और एक जो हमारी भारत माँ है, धरती माँ है, उसकी रक्षा करने के लिए जब वो सरहद पे जाए या फिर किसी भी पुलिस विभाग में वो कार्यरत हो जहाँ पर ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो किस तरीके से एक सिपाही और माँ के बीच के दरमियान के भावों को स्पष्ट किया है, बहुत अच्छे तरीके से इस कहानी के माध्यम से बताया गया। और साथ में करेंगे प्रश्न और उत्तर। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। चलिए, अब इससे आगे की कहानी अगर बात करी जाए तो इससे पहले आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके कॉपी और पेन के साथ बैठें। कृपया पेन और कॉपी के साथ लें, ताकि हम जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको नोट्स बनाने का मौका मिल जाए, आपको नोट्स बनाने का मौका मिले। आप छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट बना दें जो आपके परीक्षा में बड़े काम आए। क्लियर हो गया। पेन और कॉपी इसलिए पकाई जा रही है, इसलिए पकड़ाई जा रही है आपको कि भैया आप इस तरीके से पढ़ाएं, इस तरीके से पढ़ें, चाहे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कि भैया हम एक क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, एक टीचर हमको पढ़ा रहा है। इससे होगा क्या कि आप नोट्स के साथ साथ आपको चीज़ें अच्छे तरीके से याद होने लगेंगी। रटी हुई चीज़ें आप तुरंत भूल जाते हो कुछ समय बाद, लेकिन जो चीज़ आपके इंटरनल मेमोरी में सेव हो गई है वो आप कभी नहीं भूलोगे, लॉन्ग टर्म तक सेव रहती हैं। कि ले जो बच्चे कहते हैं ना हमें याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, आप उनको लिख कर याद करिए, देखो 100% याद रहेगा और आप कभी नहीं भूलोगे उस चीज़ को। क्लियर है। अब इसी के साथ साथ जो लिखने से आपकी एक तो स्पीड बनती है, एक तो लिखावट सुंदर होती है और स्पीड बनती है, और ये जो स्पीड होती है ना परीक्षा के अंदर, परीक्षा के टाइम पर आपको पता चलता है इसकी अहमियत क्या है। क्लियर हो गया। जब आप 2 क्वेश्चन छोड़ कर आते हो और 95 प्लस के सपने देखते हो, तो भूल जाओ 95 प्लस लाना। इसके लिए आपको पूरे प्रश्न करने पड़ेंगे, समय से पहले करने पड़ेंगे, सही सही करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। तो इसके लिए क्या, स्पीड होना बहुत अच्छी आवश्यक है। भाई स्पीड जब अच्छी होगी तो आगे चल के जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, बड़ी बड़ी कक्षाओं में जाओगे, कंपटीशन जब करोगे, तो भैया आपको लिखना बहुत पड़ेगा। तो आज अभी अगर आपने इस आदत को नहीं डाला तो आगे चल के आपको बड़ी ही समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, बड़ी समस्याएं होंगी, इसका समाधान आज करना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया। चलो भाई चल रहे हैं आगे। चलो फटाफट से भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि भाई आपकी तरफ बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बोर्ड की परीक्षाएं देने जा रहे हैं। तो कृपया करके फटाफट से इसको शेयर भी करते रहो। चलो भाई, ताकि लोगों का भी इसमें भला हो जाए, बेनिफिट हो जाए। आइए जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं। तो भाई
20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार, एक कथाकार के रूप में और एक नाटककार के रूप में जाना जाता है मोहन राकेश को। जी हाँ बच्चों, तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी सन 1925 को हुआ था। ये जनवरी 1925 याद रखना, ये जन्म की डेट है और आपसे पूछ लिया जाएगा मोहन प्रकाश का जन्म कब हुआ। तो भाई 8 जनवरी 1925 को जड़वाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। क्लियर हो गया? चलो, इनका बचपन का नाम था मदन मोहन। क्लियर है? गुगलानी। तो इनके बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। और इनकी माता का नाम बच्चन कौर और पिता का नाम करमचंद गुगलानी। अब यहाँ से पूछ लिया जाएगा मोहन राकेश के पिता का नाम बताएं। मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गुगलानी इनके पिता का नाम था और बच्चन कौर इनकी माता का नाम था। माता का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया और इनकी जन्म तिथि हो गई। क्लियर हो गया? कहाँ थे? पंजाब में, अमृतसर पंजाब से हैं। तो 4 क्वेश्चन तो ऑप्शनली यहीं से बन गए। साथ ही साथ मैं आपको ऑप्शनल क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो जन्म का वर्ष, मृत्यु का वर्ष, ये हमेशा याद रखना। पिता का नाम, माता का नाम, ये तभी आप याद रख पाओगे जब आप अच्छी तरीके से जीवनी पढ़ोगे। अब जीवनी जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए 100% आप लिख कर आ जाओगे। इनके पिता पेशे से क्या थे? वकील थे, वकालत किया करते थे, वकील थे, लेकिन साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। इनका सामाजिक जो सांस्कृतिक संस्थाएं होती हैं, बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेना, तो अनेक संस्थाओं के साथ जो इनके ताल्लुकात थे उनसे जुड़े हुए थे। और राकेश जी ने लाहौर से संस्कृत में एमए किया था। कहाँ से किया था? संस्कृत में एमए किया था लाहौर से। और फिर ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से हिंदी में किया एमए। और इसके बाद इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया, अध्यापक क्या बोलते प्रोफेसर नियुक्त किए गए और सारिका के कार्यालय में भी नौकरी की। सन 1947 की बात है ना, इसके आसपास इन्हें एल्फिस्टन कॉलेज और मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति मिली। इनको नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया और ये कुछ समय तक डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता भी रहे। प्रवक्ता के तौर पर भी, है ना, ये इन्होंने अपनी सेवाएं दी। सन 1960 की बात है, 1960 में इन्हें पुनः दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया और वहीं पर सन 1962 में ये सारिका के संपादक बन गए और फिर ये सारिका के संपादक बन गए। पहले वहाँ नौकरी की, उसके बाद धीरे धीरे उसी संस्था के अंदर ये संपादक नियुक्त किए गए और इसके बाद इन्होंने स्वतंत्र लेखन करना शुरू किया। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को नौकरी रास नहीं आती है। बहुत सारे लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं कि भाई उन पर कोई हुक्म चलाए या उन पर कोई ऑर्डर दे तो वो उनको पसंद नहीं होता है, तो क्या है, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर लेते हैं। क्लियर? तो इन्होंने क्या है, स्वतंत्र लेखन शुरू किया कि भाई अब कुछ नहीं करना, अब तो अपने मन के विचार होंगे, अपना स्वतंत्रता होगी, आज़ादी होगी, जैसा चाहे वैसा हम लिखेंगे। तो स्वतंत्र लेखन शुरू किया और इसी दौरान 3 दिसंबर सन 1972 के दिन इनका निधन हो गया। क्लियर है? ये मृत्यु का वर्ष याद रखना, 3 दिसंबर 1972। क्लियर है? इनसे अगर पूछा जाएगा कि भाई इनकी मृत्यु कब हुई तो आप बता दीजिएगा 3 दिसंबर 1972 के दिन इनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। बात रचनाओं और कृतियों की करते हैं। रचनाओं और कृतियों करते हैं। एक लेखक, लेखिका और कवियों कवित्री की जमा पूंजी होती हैं। क्लियर है? कहानीकार के तौर पे, उपन्यासकार के तौर पे, निबंध के कार के तौर पे जिसको जाना जाए तो ये क्या है, एक फेमस किताब हो गई, लेख हो गए, पत्रिकाएं हो गई। क्लियर? और कहानियों के माध्यम से, चाहे वो काव्यांश हो चाहे वो गद्यांश हो, लेखिकाओं के माध्यम से जो भी चीज़ें इन कवियों, लेखकों, कविताओं, लेखिकाओं के बारे में आपको पढ़ा होगा आपने, तो वो क्या है, वो इनकी जमा पूंजी है। उसी के आधार पर ये पता लगता है कि भाई ये कितने उच्च कोटि के लेखक हैं, कवि हैं, कवित्री, उन्हीं के आधार पर उनको सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है। तो इनकी रचनाएं, मोहन राकेश की प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी, जैसे कि कहानी संग्रह की अगर बात करी जाए तो भाई इंसान के खंडर, ये कब, 1950 में। इंसान के खंडर 1950 में प्रकाशित हुई।
नए बादल ये 1957 में, जानवर और जानवर ये 1958 में, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश ये 1972 और वारिस ये 1972। ये इनके कहानी संग्रह हैं, प्रमुख कहानी संग्रह। उपन्यासकार के तौर पे इन्होंने पहचान बनाई। तो उपन्यास क्या है इनके? अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे 1961 में ये उपन्यास आया। न आने वाला कल 1970 में ये प्रकाशित हुआ। अंतराल ये हुआ था 1972 में। नाटक की बात करी जाए तो भाई आषाढ़ का एक दिन 1958 में। क्लियर? ये क्या है? ये इनका नाटक है 1958 में। लहरों के राजहंस 1963 में और आधे अधूरे ये 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुए। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो ये नाटक जो हैं वो 1969, 1958, 1963 में ये प्रमुख नाटकों में से एक थे। चलो अब साहित्यिक विशेषताओं की अगर बात करी जाए, साहित्यिक विशेषताओं की बात करी जाए तो मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। ये 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार और नाटककार थे। इन्होंने कई श्रेष्ठ कहानियां तथा उपन्यास लिखे। नाटक के क्षेत्र में तो ये विशिष्ट प्रतिभा माने जाते थे। एक अनमोल धरोहर का रूप इनको बोला जाता था कि भाई आप नाटककार के रूप में अनमोल धरोहर है हिंदी साहित्य की, और हिंदी के आधुनिक रंगमंच को नई दिशा देने में इनका प्रमुख योगदान था। और इसीलिए ये आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच की युगांतकारी प्रतिभा के रूप में संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हो चुके हैं। इनके नाटकों की परिकल्पना अत्यंत ठोस, जटिल तथा नवीन है और इनसे प्रेरणा प्राप्त करके अनेक साहित्यकारों ने साहित्य सर्जन किया। क्लियर हो गया? तो इनसे लोगों ने प्रेरणा ली है, ये लोगों के प्रेरणा स्रोत बने और इनको देखकर लोगों ने क्या है वो कार्य जो ये छोड़ कर गए थे उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इनसे लोग प्रेरित होकर। चलो आगे बढ़ें। भाषा शिल्प की विशेषताएं अगर बात करी जाए तो मोहन राकेश का अद्भुत भाषा शिल्प उनके साहित्य को प्रमुख विशेषता है और इनकी भाषा में सरलता तथा सहजता के साथ साथ भावानुकूलता, प्रसंगानुकूलता, प्रवाहमयता तथा चित्रात्मकता जैसे गुण विद्यमान है। क्लियर है? तो ये इनकी भाषा शिल्प की विशेषता है। अब पाठ सारांश पर चलते हैं कि ये पाठ आखिर कह क्या रहा है, इससे आपको मैसेज क्या मिल रहा है और इसमें कही हुई बातों से आपको क्या सीख मिल रही है। ये कहानी किस दिशा में कही जा रही है और किसके ऊपर ये जो है किसका दर्द बयां कर रही है, किस चीज़ की एकांकी है। तो आइए सारांश पे चलते हैं और कहानी के बारे में जानते हैं। तो सिपाही की मां शीर्षक एकांकी मोहन राकेश द्वारा लिखित अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है ये सिपाही की मां नामक शीर्षक एकांकी। तो चिट्ठी का इंतजार गांव का एक साधारण घर है जिसमें बिशनी नाम की महिला अपनी 14 वर्ष की लड़की मुन्नी के साथ रहती है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, एक बूढ़ी माँ को चिट्ठी का इंतजार है। आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, पहले टेलीफोन वगैरह नहीं चलते थे। पहले क्या होता था, दूर संचार का जो माध्यम था लैंडलाइन फ़ोन था, बड़े गांव में इक्का दुक्का, और ये होते भी थे नहीं भी होते थे, लेकिन चिट्ठी का चलन था। जब डाकिया गांव के अंदर एंटर करता था, है ना, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, तो लोग बड़ी उत्सुकता से उस डाकिये को देखते थे और इस तरीके से अपने भावों को प्रकट करते थे, क्या इस डाकिये के पास क्या हमारे भी किसी परिचित की कोई चिट्ठी होगी, है ना, या बेटा अगर दूर गया है तो वो इस आस में है कि भैया मेरे बेटे की चिट्ठी तो नहीं आई। और कई बार तो पूछ लिया करते थे, है ना, कि भाई हमारा तो कोई पत्र नहीं आया, इस तरीके से। तो चिट्ठी का बड़ा इंतज़ार हुआ करता था लोगों में, बड़ा क्रेज हुआ करता था, और जिसको पढ़ना आता था तो बड़े चाव से लोगों की चिट्ठियाँ पढ़ता था, और जिसको पढ़ना नहीं आता था वो किसी के पास जाता था कि भाई हमारे लल्ला की चिट्ठी आई है, हमारे बेटे की चिट्ठी आई है, या मेरी बेटी की चिट्ठी आई है, या मेरे पति की चिट्ठी आई है, या मेरी प्रेमिका की चिट्ठी आई है, तो आप पढ़ के बता दो। तो बड़े चाव से जो है वो पढ़ा करते थे। चलो, तो भाई एक महिला जिसका नाम है बिशनी, एक साधारण सा घर है गांव के अंदर, और बिशनी नाम की एक महिला है और अपनी 14 वर्ष की लड़की मुन्नी, इसकी लड़की का नाम है मुन्नी, मुन्नी के साथ रहती है। और उनके घर का इकलौता बेटा लड़ाई के लिए बर्मा गया हुआ है। उनके घर का इकलौता चिराग कहाँ गया है? बर्मा लड़ाई के लिए गया हुआ है।
और वह दिन रात उनकी चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। इकलौता बेटा, घर का इकलौता चिराग अगर घर से दूर है ना, तो सोचो उस माँ पर क्या गुजर रही होगी, है ना। तो इसी आस में रहती है कि माँ, बेटे की कहीं चिट्ठी आ जाए, बेटे की कहीं खोज खबर मिल जाए, है ना, बेटे के बारे में कुछ पता चल जाए, कैसा होगा, हाय मेरा लाल। माँ के अंदर तो ये भाव होते ही होते हैं। क्लियर। बच्चे हो सकता है बच्चे आगे चल के भूल जाएं, लेकिन माँ, चाहे आप युवावस्था से क्यों ना पहुँच जाओ, चाहे आप बुजुर्ग अवस्था में क्यों ना हो जाओ, एक माँ के लिए आप बेटे ही रहते हो, है ना। उसके भाव कभी नहीं बदलते माँ के लिए। गांव में डाक की गाड़ी आती है तो मुन्नी अपनी चिट्ठी लेने जाती है। जैसे गांव में डाकिया आता है, डाक की गाड़ी आती है, तो मुन्नी अपनी चिट्ठी लेने जाती है। मुन्नी कौन? बिशनी की लड़की, बिशनी की बेटी का नाम है ना मुन्नी। तो मुन्नी अपनी चिट्ठी लेने जाती है, पर चिट्ठी नहीं आती है, और जिससे वो कुछ उदास हो जाती है। और अक्सर ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। इतनी आस लगाए बैठे हैं कि भाई कहीं चिट्ठी आएगी, चिट्ठी आएगी, और चिट्ठी नहीं आए तो बेचारे उदास हो जाती है। उसकी माँ भी चिट्ठी ना आने से बहुत दुखी होती है। ये क्या है? ये बहन की अपने भाई के लिए तड़प, है ना। भाई का किस तरह से मेरा भाई होगा, है ना। और ये तब पता चलता है, तब ये आभास होता है जब रक्षाबंधन के दिन बहन जो होती है राखी के लिए तैयार होती है, और उसके भाई जो होते हैं उसके सामने नहीं होती है। दुख, ये पीड़ा, ये तकलीफ तभी महसूस की जाती है। तो बहन परेशान है कि भाई का कोई खत नहीं आया है, और माँ भी परेशान है कि भाई बेटे का कोई संदेशा नहीं आया। तो दोनों दुखी हो जाते हैं, लेकिन वह माँ को बार बार सही यही समझाती है कि जल्दी ही चिट्ठी आएगी। अब वो क्या कर रही है? अब अपनी माँ को समझा रही है, दिलासा दे रही है कि मम्मी, माँ, कोई बात नहीं, है ना, जल्दी आएगी, भैया दोबारा चिट्ठी भेजेंगे, आप चिंता मत करो। इस तरीके से दिलासा देती है। और फिर वे दोनों बर्मा की दूरी को लेकर बातचीत करती है, और फिर वो दोनों में वार्तालाप चालू हो जाती है कि यहाँ से बर्मा कितनी दूर है, क्या है, कैसे है। इस तरीके से उनमें कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसी बीच मुन्नी ये कह देती है कि कहीं चिट्ठी लाने वाला जहाज डूब गया हो, जिस कारण उसकी माँ उसे डांटती है। और बातों बातों में बच्चे होते हैं। अब बच्चा कहता है, उसकी बेटी कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चिट्ठी लाने वाला जहाज है बर्मा से, वो कहीं डूब गया हो, है ना। तो माँ गुस्सा हो जाती है, क्योंकि माँ ऐसे शब्द कभी नहीं सुन सकती है। क्लियर हो गया? माँ ऐसे शब्द कभी नहीं सुन सकती, तो वो उसको डांट देती है। और मुन्नी की शादी की चर्चा तभी वहाँ पड़ोस में रहने वाली कुंती आ जाती है। और पड़ोस में एक और महिला रहती थी जिसका नाम कुंती है, वो आ जाती है। और जाहिर सी बात है, गांव देहात में ये सब होता है, और शहरों में भी होता है कि भाई जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, और आपको चिंता नहीं होगी, उससे ज़्यादा पड़ोसियों को चिंता होती है कि अब तो इसकी शादी कर दो, अब तो इसकी शादी कर दो। क्लियर हो गया? तो भाई मुन्नी की शादी की चर्चा चल जाती है पड़ोस में, और पहले वह वर्मा की लड़ाई के विषय में बातचीत करती हैं, और फिर मुन्नी की शादी के बारे में पूछती हैं। मुन्नी की शादी की चर्चा चल जाती है, कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, अब तो बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है ना, पराए घर जाएगी, क्लियर, इसकी शादी कर दो, सही उम्र में शादी हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। क्लियर हो गया? लड़की की उम्र में देर नहीं करनी चाहिए, इस तरह से वगैरह वगैरह। ये सारी शादी के बारे में पूछती रहती है, और साथ ही वो मुन्नी की शादी जल्द से जल्द करने को कहती है। और फिर वो महिला अपनी बेटी मुन्नी के बारे में, है ना, कहती है कि भाई इसकी शादी बहुत जल्द करेंगे। क्लियर हो गया? इस तरीके से चर्चा समाप्त हो जाती है। और फिर वो कहती है कि भाई तुम्हारा लड़का जो युद्ध में गया है वो पता नहीं कब तक आएगा, क्योंकि लड़ाई का कोई पता नहीं है कि वो कब तक चलती रहे। अब बात आती है, कहते नहीं किसी के दुखते रोग पर नस पर क्या बोलते हैं, पैर रख दो, तो वही वाला हाथ उल्टा। एक तो पहले से वो दुखी है कि चिट्ठी नहीं है, ऊपर से चर्चा किस बात पे हो जाती है स्टार्ट, कि भाई तुम्हारा लड़का जो लड़ाई में गया है, युद्ध में गया है। क्लियर? अब युद्ध तो बड़ा लंबा चलेगा, युद्ध तो बड़ा लंबा चलेगा, है ना, युद्ध का कोई पता नहीं आता नहीं है, पता नहीं है लड़का कब आएगा, बेटा कब आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से बातें कर रहे हैं आपस में ये लोग। और बर्मा से दो लड़कियों का आगमन उसी समय वहां दीनू कुम्हार आ जाता है। दो लड़कियों का आगमन होता है, और उसी वक्त जो है वहां दीनू कुम्हार आ जाता है, और बताता है कि दो जवान लड़कियां अजीब से कपड़े पहने घर घर जाकर आटा दाल चावल मांग रही हैं। क्लियर हो गया? अब ये क्या होता है, वो दीनू कहता है भैया ऐसा है, दो लड़कियां हैं, इस तरीके से हैं, है ना, अजीब अजीब ढंग के कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने, और वो घर घर जाकर
क्या मांग रही हैं? आटा दाल चावल मांग रही हैं। और ये बताकर दीनू वहां से चला जाता है। इतने में वे लड़कियां वहां आ जाती हैं। अब वो बता के चला गया, जिन लड़कियों के बारे में बात कर रहा था वो लड़कियां आ जाती हैं। और जैसा हुलिया बताता है कि अजीब से कपड़े पहन रखे हैं, घर घर जाके मांग रही हैं। 2 लड़कियां हैं, तो सामने खड़ी देखती हैं तो पता चल जाता है उसको, और दाल चावल मांगती हैं, जैसा कि दीनू बता के गया। जब बिशनी और कुंती उनके बारे में पूछती है तो वे बताती हैं कि मैं बर्मा से आई हूं, वही बर्मा जहां युद्ध छिड़ा हुआ है। क्लियर है? और युद्ध में उनका बेटा भी गया हुआ है, लड़ाई पे गया हुआ है। अब जब उनसे वो पूछती हैं, जब वो मांगती हैं, तो वो कहती हैं, पूछती हैं कि भाई कहाँ से हो? तो वो कहती हैं हम लोग बर्मा से आए हैं, दाल चावल मांग रहे हैं खाने के लिए। वो कहते नहीं, पेट की जो भूख होती है ना, ये किसी से नहीं छुपी होती। तो भैया पेट में जब भूख लगेगी तो जाहिर सी बात है इंसान को विवश कर देती है, विवश कर देती है। तो भैया वही होता है इन लड़कियों के साथ। उनसे पूछते हैं कहाँ से आए हो? तो कहते हैं बर्मा से आई हूँ, वहाँ भीषण लड़ाई चल रही है और जिस कारण हमारा घर बार छिन गया है। अब वो अपना दुखिया रोने लगती हैं कि हम लोग बर्मा से हैं, हमारा भी एक भरा पूरा परिवार था, हमारे भी घर के सदस्य थे, तितर बितर हो गए हैं, युद्ध छिड़ा हुआ है, हम बेघर हो गए हैं, हमारा घर तबाह हो गया है, नष्ट हो गया है। क्लियर हो गया? खाने को लाले पड़ गए हैं और मैं बड़ी ही मुश्किल से जंगल के रास्ते अपनी जान बचा के आई हूँ। हम लोग दोनों बड़ी मुश्किल से जंगल के रास्ते से निकलकर यहाँ आए हैं, बड़ी ही मुश्किल से हमारी जान बची है। क्लियर है? और जब मुन्नी उनसे फौजियों के बारे में पूछती है तो वे बताती हैं कि जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। अब जो मुन्नी है वो उत्सुकता बस उनसे फौजियों के बारे में पूछती है कि भाई लड़ाई चल रही है तो फौजियों का क्या हाल है, क्या है। तो भाई लड़ाई जब छिड़ी हुई है तो वो कह रही हैं कि लड़ाई तो ठीक है, लेकिन जो फौज से भागने की कोशिश करता है तो लोग उसको गोली मार देते हैं। इस तरीके से वो बात कर रही हैं। और फिर वे बर्मा की नाटकीय स्थिति का वर्णन करती हैं, वहाँ की नाटकीय स्थिति के बारे में बताती हैं कि जिसे सुनकर बिशनी कांप उठती है, उसको अपने बेटे की याद सताती है, उसको अपने बेटे की याद सताती है और उसे अपने बेटे की चिंता सताने लगती है। और कुंती और मुन्नी उसे ढांढस बंधाती है। अब कुंती और मुन्नी उसको ढांढस बंधाती है और रोने लगती है, अपने बेटे की याद में बिलख जाती है। उसको अपने बेटे का चेहरा जो है अपनी आंखों के सामने याद आता है और उसको याद करके वो उसका मन जो है बड़ा व्यथित हो जाता है। तो कुंती और मुन्नी जो है उसको ढांढस बताती हैं। मुन्नी कहती है कि मेरा दिल कहता है कि भैया आप आज ही आएंगे। क्लियर है? तो मुन्नी कह रही कि मेरा दिल कह रहा है कि भैया है ना आज ही आएंगे। और जिसे सुनकर बिशनी कुछ हिम्मत जुटाकर बोलती है कि तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी ना आई तो वह आप ही आएगा। वो कहती है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा दिल कह रहा है कि भैया आज ही आएंगे। क्लियर है? तो उसका ढांढस जब बंधा रही होती है तो उसको सुनकर भाई उसको थोड़ी सी हिम्मत मिलती है बिशनी को। तो कहती है तू ठीक कह रही है, तेरा दिल ठीक कह रहा है कि भाई बेटी चिट्ठी नहीं आई तो वो खुद आ जाएगा, है ना। तो माँ बेटी की बातचीत, रात के समय माँ बेटी आपस में बातचीत करती हैं और मुन्नी अपनी माँ से कहती है कि मेरी कुछ सहेलियों के कड़े बहुत ही सुंदर हैं। अब रात के अंदर जब बातचीत हो रही है तो मुन्नी अपनी माँ से कहती है कि भाई मेरी कुछ सहेलियों के कड़े बहुत सुंदर हैं जिन्हें वह सारे गांव में दिखाती है। और तब बिशनी उसे प्यार भरे स्वर में कहती है कि तेरा भाई तेरे लिए इससे भी अच्छे कड़े लेके आएगा। क्लियर? तो बच्चियों में उत्सुकता होती है ना। जब किसी चीज़ को बच्चे देख लेते हैं तो उनके मन में भी लालसा आ जाती है कि पास मेरे पास भी हो, है ना। तो चिड़ी जब पड़ोस की जब लड़कियां जो हैं कंगन चूड़ी वगैरह दिखाती हैं तो उसके अंदर भी ये लालसा होती है। तो वो अपनी माँ से कह रही होती है तो माँ कहती है कि तेरा भाई आएगा तो तेरे भाई इससे भी ज़्यादा सुंदर कंगन दिलाएगा, है ना, इससे भी ज़्यादा अच्छे कड़े दिलाएगा। ठीक है, तो चिंता मत कर। स्वप्न की स्थिति, अब सपना आता है। सपने में क्या देखती है कि भाई इसके बाद दोनों सो जाती हैं और स्वप्न में बिशनी को मानक यानी कि उसका बेटा दिखाई देता है। उसके बेटे का नाम मानक था, तो उसका बेटा जो दिखाई देता है सपने में।
और वह उससे बातचीत करती है और वह बुरी तरह घायल है और बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा है। बिस्नी उसे लेटने को कहती है पर वह पानी मांगता है। तभी वहां एक सिपाही आता है और वह उसे मरा हुआ बताता है। यह सुनकर बिस्नी सहम जाती है, लेकिन तभी मानक कहता है कि मैं मरा नहीं हूं। वह सिपाही मानक को मारने की बात कहता है। अब ये क्या है, सपने में चल रहा है सीन। सपने में इधर से हो रहा है कि भाई सपने में मानक यानी उसका बेटा उसे दिखाई देता है, दोनों बातचीत करती हैं। तो पता चलता है कि जो मानक है यानी उसका बेटा है बुरी तरह घायल है ना। और वो कहता है कि मेरे पीछे दुश्मन पड़े हुए हैं, है ना। बिस्नी उसे लेटने को बोलती है, वो पानी मांगता है। क्लियर हो गया। तभी वहाँ एक सिपाही आता है, वो कहता है ये तो मर गया है ना। तो वो मानक कहता है, बेटा कहता है कि नहीं नहीं मैं मरा नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ। तो वो सिपाही मानक को मारने की बात कहता है, लेकिन बिस्नी कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी माँ हूं और इसे मारने नहीं दूंगी। सिपाही मानक को वैशी तथा खूनी बताता है, लेकिन बिस्नी उसकी बात को नकार देती है और वो कहती है कि यह बुरी तरह घायल है, यह बुरी तरह घायल है और इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तू इसे मारने का विचार त्याग दे, ये मेरा बेटा है। जवाब में सिपाही कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा, अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। बिस्नी उसे विश्वास दिलाती है कि ये तुझे नहीं मारेगा। बिस्नी पूरा विश्वास दिलाती है कि मैं इसकी माँ हूं, ये मेरा बेटा है, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूं कि तुझे नहीं मारेगा, तू इसे छोड़ दे। तभी मानक उठ खड़ा होता है और उस सिपाही को मारने की बात कहता है। तभी मानक खड़ा हो जाता है एकदम से और उस सिपाही को मारने की बात कहता है और बिस्नी उसे समझाती है, लेकिन वह नहीं मानता है और उसकी बोटी बोटी करने की बात कहता है। क्लियर हो गया। मानक मानता नहीं है और कहता है कि मैं इसे मार दूंगा, इसकी बोटी बोटी काट डालूंगा। और स्वजभंग यह सुनकर बिस्नी चिल्ला कर उठ बैठती है। वह जोर जोर से मानक 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 कहती है और उसकी आवाज सुनकर मुन्नी वहां आती है। इतनी देर में क्या होता है, सपना टूट जाता है और वो सपना टूटने के बाद वो चिल्ला बैठती है मानक 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 मानक। क्लियर। उसके बाद सुन के उसकी बेटी आ जाती है, मुन्नी आती है और माँ की स्थिति देखकर वो कहती है कि तुम रोज भैया के सपने देखती हो, तुम रोज भैया के सपने देखती हो, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि भैया जल्दी आ जाएंगे। फिर वो अपनी माँ के गले लग जाती है। दोनों माँ बेटी आपस में एक दूसरे की को ढांढस बंधाती हैं, एक दूसरे के गले रखकर रो लेती हैं। और किससे कर सकती हैं, है ना, अपनी व्यथा किसको सुना सकती हैं। तो माँ बेटी आपस में ही जो है रो कर अपना जो मन का जो बोझ है उसको हल्का कर लेती है। ठीक है। बिस्नी उनका माथा चूमकर उसे सोने को कहती है और मन ही मन कुछ गुनगुनाने लगती है। तो ये है कहानी। तो किस तरीके से इन भावों को व्यक्त किया है कि भाई एक सिपाही जब दूर सरहद पर जाता है, जंग लड़ने के लिए जाता है, तो माँ के मन में जो है किस तरीके के भाव होते हैं, है ना। वो इसी आस में होती है कि भाई मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा, है ना। तो घर में शादी का माहौल कब होगा, बेटी की शादी कब करेंगे, तो बेटा आएगा, है ना, सही सलामत। हर माँ चाहती है अपना बेटा सही सलामत हो। तो इस तरीके से इस बहुत ही मार्मिक तरीके से माँ और बेटे के बीच के दृश्यों को यहाँ पर दर्शाया गया है। सपने में भी जब देखें तब बेटे के सपने देखती रहती है ना। सपने में हमेशा यही ये दृश्य देखती है कि भाई मेरा बेटा है, जंग पे जा रहा है, तो वो हमेशा उसकी भलाई की दुआ करती है। तो ये रहा सारांश। अब प्रश्न और उत्तर बनते हैं। तो प्रश्नों के आधार पर किस तरीके से पाठ के प्रश्न बने, तो बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है और वे डाके की राह क्यों देखते हैं। अब तो बड़े आसानी से प्रश्न के हल कर दोगे आप। प्रश्नों के हल करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पाठ आप पढ़ चुके हो, पाठ का सारांश आपने पढ़ चुके हो, तो मोटा मोटा आपको आइडिया हो चुका होगा। यस। चलो, बिस्नी और मुन्नी को अपने घर के इकलौते बेटे मानक की प्रतीक्षा है। किसके? मानक की प्रतीक्षा है। वे उसकी चिट्ठी आने के इंतजार में डाकिए की राह देखा करती हैं, क्योंकि बेटा युद्ध पे बर्मा गया हुआ है। क्लियर हो गया। तो बेटा नहीं आया, कम से कम संदेश ही भेज दे, मैसेज ही भेज दे। तो चिट्ठी आने के इंतजार में डाकिए की राह देखा करती हैं। अगला प्रश्न है, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है।
बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? तो उत्तर में लिखना है बिस्नी के घर की हालत बहुत ख़राब है। बिस्नी की घर की हालत बहुत ख़राब है, उसे अपनी बेटी का ब्याह भी करना है और इसीलिए वह मानक को लड़ाई में भेज देती है। क्लियर है? एक तरफ घर की परिस्थितियां हैं, एक तरफ घर की परिस्थितियां हैं, कौन चाहेगा जानबूझकर अपने बेटे को मौत का सामना करने के लिए भेजने के लिए? कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहे। एक माँ कभी नहीं चाहेगी उसका बेटा जंग पर जाए, लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी है ना, हालत बहुत ख़राब है, बच्चे की शादी करनी है, इसके लिए रुपया पैसा की ज़रूरत ही नहीं है ना, इसीलिए वो उस बेटे को, इकलौता बेटा है, उसको युद्ध की इजाज़त दे देती है। क्लियर हो गया? इसीलिए आओ अगला प्रश्न है, सब प्रसंग व्याख्या करें। जैसे यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है, तो इसका किस तरीके से प्रसंग यानी प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार मोहन राकेश के द्वारा रचित उनके एकांकी यानी सिपाही की माँ से अवतरित है, यानी कि सिपाही सी माँ नामक शीर्षक से लिया गया है। और यहाँ एक माँ अपने बेटे को गलत कार्य करने से रोक रही है, ये भी तो हमारी तरह गरीब है। क्लियर? अब व्याख्या कैसे करेंगे? तो मानक को मारने के लिए उसके पीछे एक सिपाही आता है, सपने में, सपना देखती है ना वो, तो वो मानक को हर हाल में मारना चाहता है सिपाही, लेकिन तभी मानक खड़ा हो जाता है और उसी को मारने लगता है। ये देखकर उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है कि तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब है। अर्थात युद्ध में जो सिपाही लड़ते और मरते हैं उनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता है, वे तो अपनी छोटी छोटी मजबूरियों के कारण युद्ध में शामिल होते हैं, जिसके बदले में उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। जैसा तू गरीब वैसा ये भी तो गरीब है, तू इसे मार के, तू इसे क्यों मारेगा? क्लियर हो गया? तो जो युद्ध में जो सैनिक लड़ते हैं, सिपाही लड़ते हैं, वो मजबूरियों के बस लड़ते हैं, तो ये भी तो गरीब है तेरी तरह, तो तेरा और इसका एक जैसी स्थिति हुई ना, है ना, तो इसलिए वो मना करते गलत काम करने के लिए। अगला क्या है? अगला क्या है भाई? वर घर देख कर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी। तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। अब इसका किस तरीके से उत्तर देंगे? तो प्रसंग इसका पूर्ववत रहेगा, यानी कि पहले की तरह। और बिस्नी से मिलने उसकी पड़ोसन कुंती आती है और वो मुन्नी के लिए रिश्ता ढूंढने की बात कहती है, तब बिस्नी उसे अपनी मजबूरी बताती है ना, कैसे? तो बिस्नी कुंती से कहती है कि वो वर देखकर कोई लाभ नहीं है, कहती नहीं कि भाई इसके शादी कर दो, लड़का वड़का देखो, तो वो कुंती से कहती है कि भाई वर देख के क्या फ़ायदा, क्योंकि हमारे पास रुपए तो है ही नहीं, रुपया पैसा तो है ही नहीं, विवाह किया जा सके जिससे, इसीलिए जब मानक आएगा तभी कुछ हो सकता है। वैसे भी आजकल शादी ब्याह में बहुत अधिक खर्चे होते हैं, वैसे भी आजकल शादी ब्याह में बहुत पैसा खर्च होता है, तो इतना पैसा मेरे पास तो है नहीं, अभी वर देख के करेंगे क्या, है ना, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं जो इसकी शादी कर दें, तो जब मानक आएगा तब इसका ब्याह कराएंगे। अर्थात बिस्नी स्पष्ट रूप से कहती है कि उसके पास रुपए पैसे बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए जब उसका बेटा आएगा तभी शादी के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। क्लियर है? यहाँ तक सीख है? आगे बढ़े? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो तीसरा क्या है भाई? तीसरा है भाई, नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए नहीं है, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसको गोली मार दी जाती है। क्लियर? तो सब प्रसंग व्याख्या कैसे करेंगे? तो प्रसंग जो है मेरे क्या लिखने, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी सिपाही की माँ से अवतरित है। और यहाँ एक माँ अपने बेटे के यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है कि बिस्नी यहाँ बर्मा से आई लड़कियाँ फौज के नियमों के बारे में बता रही हैं। किस तरीके से बता रही हैं? तो जब मुन्नी बर्मा से आई लड़कियों से पूछती है कि फौजी युद्ध से भागकर नहीं आ सकते, तब उसमें एक लड़की कहती है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए गए हैं, वे वहाँ से भाग नहीं सकते, फौजी तो लड़ने के लिए गए हैं युद्ध में, वो वहाँ से कैसे भाग सकते हैं? क्लियर? और अगर कोई भागने की कोशिश भी करता है तो भाई उसको गोली मार देते हैं। क्लियर? ये सुनकर जो है वो जो महिला है वो अवाक रह जाती है। क्लियर है? उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि उसका बेटा भी तो वर्मा में गया है,
है ना, युद्ध में गया है लड़ाई पर, उसका बेटा भी तो है। चलो अब अगला प्रश्न क्या है, भैया मेरे लिए जो कपड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कपड़ों से भी अच्छे होंगे ना। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय आप अपने शब्दों में दीजिए। अपने शब्दों में किस तरीके से देंगे, तो भाई उत्तर में लिखने हैं कि मुन्नी सिपाही की मां शीर्षक एकांकी को एक प्रमुख पात्र है, एक प्रमुख पात्र है। और मुन्नी सिपाही मानक की बहन है, यानी सिपाही मानक की बहन है और बिस्नी की पुत्री है। किसकी पुत्री है? बिस्नी, इसकी मां है, बिस्नी की पुत्री है। और ये जो मानक है, ये जो सिपाही जो युद्ध में लड़ने गया है, ये मुन्नी उसकी बहन है। उसकी उम्र इस लायक हो गई है कि शादी की जा सके। वह एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखती है, क्योंकि अब शादी की उम्र हो चुकी है। और जैसे ही लड़कियां तो वैसे भी कहते हैं कि बड़ी हो जाती हैं और जल्दी जल्दी शादी लोग करना चाहते हैं। क्लियर? तो निम्न मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते हैं ये लोग, और उसके सारे सपने उसके भाई सिपाही मानक के साथ जुड़े हुए। अपने जितनी किसी चीज़ पर इठलाते हैं हम लोग कि भैया आएंगे तो मेरे लिए कपड़े लेके आएंगे, कंगन लेके आएंगे, है ना, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, बंतों से भी अच्छे कपड़े होंगे, पूरे गांव में दिखाऊंगी, इस तरीके से। तो अपने भाई से सारे सपने जुड़े होते हैं उसके मानक के साथ। और वह गांव की लड़कियों को कड़े पहने देखकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना। तो मुन्नी अपने भाई से बेइंतहा प्रेम करती है और अपने भाई के लड़ाई में जाने के बाद मानक की चिट्ठी का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया करती है। वह स्वभाव से बड़ी भोली है, निश्छल है एवं साहसी है। इसके अंदर कोई छल कपट नहीं है ना, मन की बड़ी सच्ची है इस तरीके से, क्योंकि उसके सारे सपने अरमान उसके भाई मानक के साथ जुड़े हैं और वही उसको पूरा करने वाला भी है। क्लियर? इस तरीके से एक बहन और भाई की अटूट प्रेम के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया कि किस तरीके से मुन्नी अपने भाई से बेइंतहा प्यार करती है। चलो आगे बढ़े। बिस्नी मानक की माँ है, पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। माँ तो माँ होती है ना। अब ये जो कथन है कैसे, अब आपको बताना है। तो बिस्नी मोहन राकेश द्वारा लिखित सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र है। एकांकी के दूसरे भाग में बिस्नी स्वप्न में जो घटना देखती है उसमें जो संवाद होता है, उस संवाद से उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। ये भाव हर सिपाही के माँ के होते हैं। हर सिपाही के भाव माँ, जो मानक की माँ के भाव हैं बिस्नी के, वो हर सिपाही की माँ को कि यही भाव होते हैं। हर सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है बिस्नी में। और जब सिपाही मानक को खदेड़ते हुए बिस्नी के पास ले जाता है तो मानक की गले से लिपट जाता है। जब बिस्नी के पास ले जाता है सिपाही मानक को खदेड़ते हुए, बिस्नी के पास ले जाता है तो मानक के गले से लिपट जाता है। और सिपाही के पूछने पर कि भाई इसकी तू क्या लगती है, तो बिस्नी का जवाब आता है, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसकी माँ हूं, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। तब सिपाही का जवाब आता है कि हजारों का दुश्मन है, वे उसको खोज रहे हैं। तब बिस्नी कहती है कि तू भी तो आदमी है, तेरा भी तो घरवार होगा, है ना, तेरी भी तो माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता, मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ। साथ ही जब मानक पलट कर सिपाही पर बंदूक तान देता है तब बिस्नी मानक को यह कहती है कि बेटा तू इसे नहीं मारेगा, तू इसे नहीं मारेगा, तुझे मेरी माँ की सौगंध, तेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा, कसम दे देती है। क्लियर? और इन संवादों से पता चलता है कि बिस्नी मानक को जितना बचाना चाहती है उतना ही उस सिपाही को भी, जो उसके बेटे को मारने के लिए खदेड़ रहा था। क्लियर? क्योंकि वो भी जानती है कि इसकी भी तो माँ इसका इंतजार कर रही होगी, ये भी तो हमारी तरह गरीब है। उसका दिल दोनों के लिए एक है, अतः उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एकांकी और नाटक में अंतर बताना है आपको संक्षेप में। चलो, तो एकांकी और नाटक में निम्नलिखित अंतर क्या है? तो भाई एकांकी में एक ही अंक होते हैं और उस एक अंक में एक से अधिक दृश्य होते हैं, जबकि नाटक में एक से अधिक अंक या एक्ट होते हैं और प्रत्येक अंक कई दृश्यों में विभाजित होकर प्रस्तुत होता है। यह है एकांकी और नाटक की पहला अंतर। एकांकी नाटक में
एकल कथा होती है, अर्थात वहाँ केवल आधिकारिक कथा प्रासंगिक नहीं, साथ ही नाटक में आधिकारिक कथा आकार की दृष्टि से छोटी होती है तथा कोई एक लक्ष्य लेकर चलती है, कोई टारगेट होता है उसका, उसको लेकर आगे की तरफ बढ़ती है। और एकांकी और नाटक में क्रिया व्यापार की सत्ता प्रधान होती है और इसे संघर्ष या द्वंद्व कहा जाता है, और यही कथा और पात्र को लक्ष्य तक पहुंचाता है। एकांकी में ये क्रिया व्यापार सीधी रेखा में चलता है, लेकिन नाटक में प्राय टेढ़ी सीधी रेखा चलती है। नाटक में इतर प्रसंगों के लिए अवसर होता है, लेकिन एकांकी में भटकने की गुंजाइश नहीं होती। क्लियर? एकांकी में यथासाध्य जरूरी स्थितियों को ही कहने की चेष्टा की जाती है, जबकि नाटक में देश काल और वातावरण को थोड़े विस्तार से चित्रित करने का अवसर होता है। क्लियर है? आगे बढ़ें। भारतीय दृष्टि से नाटक में कथा को नियोजित संगठित करने के लिए अर्थ, प्रकृति, कार्यावस्था और नाट्य संध्या का विधान किया गया है, लेकिन एकांकी में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये एकांकी और नाटक में अंतर है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भाई आपके विचार में इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है और क्यों है। आप उत्तर में किस तरीके से लिखोगे, जब आप पूरा पाठ पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा करैक्टर मजबूत है, किस करैक्टर की यहाँ पर बात हो रही है। क्लियर है? तो आप किस तरीके से आप डिसाइड करोगे कि कौन सा सशक्त पात्र है। तो मेरे विचार से सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र बिश्नी ही है। भाई बिश्नी तो है, उसी के इर्द गिर्द तो कहानी घूमती है। क्लियर है? संपूर्ण एकांकी में बिश्नी धुरी का काम करती है, यानी कि उसके इर्द गिर्द ही सारी की सारी कहानी रची बसी गई है, और इसके चारों तरफ एकांकी के सभी पात्र घूमते नजर आ रहे हैं। उसे संपूर्ण एकांकी का केंद्र बिंदु भी कहा जा सकता है। उसी से पुत्र जुड़ा है, उसी से पुत्री जुड़ी है, उसी से घर के और सदस्यों के साथ साथ पारिवारिक और गांव का जो भी पात्र है वो सब उसी से जुड़े हुए थे, यानी कि वो केंद्र की धुरी है। बिश्नी एक माँ है और माँ के सारे गुण और लक्षण उसमें विद्यमान है। क्लियर हो गया? तो वो एक माँ के जितने गुण होते हैं वो सारे के सारे लक्षण गुण उसमें विद्यमान हैं। इकलौते सिपाही बेटे को वह फौज में भेजने में जरा भी संकोच नहीं करती। क्लियर है? इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, कुछ परिस्थितियाँ इस कारण परिस्थितियाँ बस जो है वो उसको मौत के मुंह में धकेलने का डिसाइड करती है, वीड़ा उठाती है, उसको जरा भी संकोच नहीं करती उसको युद्ध में भेजने के लिए, और साथ ही पुत्र के प्रति ममता सहन ही परिलक्षित होती है। पुत्र के प्रति जो माँ का जो भाव होता है उससे ही पता चलता है कि भाई अपने पुत्र की कितनी केयर करती है, और जैसा कि हर माँ करती है तो साफ तौर पे इसके परिलक्षित होती है। और मानक के पत्र की प्रतीक्षा पर भी वह पुत्र की कुशलता के प्रति चिंतित है, यानी कि मानक नहीं तो कम से कम मानक का हालचाल ही पता चल जाए, है ना। तो वो पत्र पाने की चेष्टा में वो डाकिये से पूछती है कि भैया आज पत्र आया नहीं आया, तो वो उदास हो जाती है। तो यानी कि पत्र की प्रतीक्षा में वह पुत्र की कुशलता के प्रति चिंतित है कि भाई कम से कम पत्र के माध्यम से तो पता चल जाए कि मेरा बेटा सुरक्षित है, चलो तो माँ को तसल्ली मिल जाए कम से कम। तो बिश्नी एक अविवाहित पुत्री की माँ है, और पुत्री के विवाह की चिंता ही उसके सारे दुखों का कारण है। जब घर में जवान बेटी होती है तो सबसे ज़्यादा चिंता जो होती है माँ बाप को खाई जाती है। क्लियर है? तो जवान पुत्री की माँ होने के नाते सबसे ज़्यादा, क्योंकि आसपास के लोग आके कहते हैं कि भाई इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी कब करोगी, अब तो ये जवान हो गई, तो वो काफ़ी अंदर ही अंदर जो है अपने आप को बड़ा ही असहज पाती है, अपने आप को बड़ा ही, क्योंकि भाई पैसा तो है नहीं, भाई शादी ब्याह भी करोगे तो कैसे करोगे, भाई कोई लड़का दो देखोगे, वर देखोगे, अब वर देखने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर वर मिल भी गया तो उसके पास पैसा नहीं है। तो सारा का सारा कहानी किस पे डिपेंड है, बेटा जब फौज से आएगा लड़ाई पे से तभी इसके हाथ पीले होंगे। क्लियर? चलो, अब ये सहज और स्वाभाविक है, और वह एक भारतीय और ग्रामीण नारी की प्रतिमूर्ति है। भला एक भारतीय नारी को अपनी जवान पुत्री की चिंता क्यों ना हो। मैंने अभी बताया आपको, सबसे ज़्यादा चिंता जो है वो माँ को खाई जाती है।
पुत्री को अपना भार नहीं समझती, बार बार प्रत्येक अवसर पर वो अपने माथे को चूम लेती है। क्लियर है? बार बार जैसी बात चलती है तो उसके माथे को, अपनी बेटी के माथे को चूमती है। क्लियर? वो उसे एक वरदान के रूप में मानती है। बिश्नी माँओं में माँ है, वह एक सामान्य माँ नहीं है। अपने पुत्र की चिंता उसे है, साथ ही दूसरे के पुत्र का भी उतना ही ख्याल रखती है। वह हर हाल में दुश्मन सिपाही को अपने पुत्र से रक्षा करने का सशक्त प्रयास करती है। जब स्वप्न में जब देखते हैं वह, उसका दृश्य का बात हो रही है यहाँ पे। किसी भी हाल में वह मानक को उसे मारने नहीं देती। धक्के खाकर भी वह बार बार और जोरदार विरोध करती है। बिश्नी में एक सहज ग्रामीण नारी के गुण भी कभी कभी दिखाई पड़ते हैं। गांव के चौधरी के प्रति उसका विचार सामान्य नारी के समान है। वह चौधरी की किसी बात पर भरोसा नहीं करती, लेकिन उसमें कोई कपट दिखाई नहीं पड़ता। वह निष्कपट है, निस्वार्थ है, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई चोरी नहीं। क्लियर? तो वह एक अच्छी माँ है, अच्छी पड़ोसन है और अच्छी अभिभावक है, क्योंकि अपनी पुत्री का भी उतना ही ख्याल रखती है। क्लियर? उसे बोझ नहीं समझती। एक अच्छी नारी के सभी अच्छे गुण हैं उसके अंदर। और बिश्नी इस एकांकी की सबसे सशक्त पात्र है, सबसे शक्तिशाली महिला, जो इस कहानी का केंद्र बिंदु भी है। तो हम बिश्नी को सबसे शक्तिशाली महिला का यहाँ पर खिताब देते हैं। दोनों लड़कियां कौन है? जिन दो लड़कियों की बात हो रही है वो लड़कियां कौन हैं? तो भाई उत्तर क्या है? सिपाही के वहाँ शीर्षक एकांकी में दो लड़कियों के नाम, दो पात्र हैं, और एक को पहली लड़की व दूसरी को दूसरी लड़की के रूप में संबोधित किया है। जो बता के जाता है ना कुम्हार की दो लड़कियां आई हैं और वो आटा दाल चावल वगैरह मांग रही हैं। क्लियर है? तो वो दो लड़कियां हैं वो कौन है? तो दोनों लड़कियां बर्मा की रंगून नगर की हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापानी व हिंदुस्तानी सेना बर्मा में युद्ध कर रही थी तब वहाँ भयंकर रक्तपात हुआ था, मार काट मच गई थी। लाखों बर्मा निवासी घर द्वार छोड़कर भारत की सीमा में घुस आए थे। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, सब अपना अपना घर, कहते नहीं है जान है तो जहान है, तो वो अपनी जान बचा के वो भारत की सीमा में घुस आए थे। और उन्हीं में से दो लड़कियां जंगल के रास्ते अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ दुर्गम एवं बीहड़ जंगलों में दलदलों को पार करते हुए भारत में प्रवेश कर गई। और उन्हीं दोनों लड़कियों की भेंट इस एकांकी की मुख्य पात्र बिश्नी से हो जाती है और खाने के लिए अन्न की मांग करती हैं, दाल चावल मांगती हैं और बिश्नी इन्हें भर कटोरा चावल देती है। क्लियर है? भर कटोरा चावल देती है। चलो अगला क्या है? कुंती का यहाँ पर परिचय आप किस तरह करेंगे? कुंती का परिचय किस तरीके से करेंगे? तो देखो कुंती जो है इस कहानी का जो शीर्षक है सिपाही की माँ, ये जो एकांकी है इसका एक प्रमुख पात्र कह सकते हो आप इसको। ये एक अच्छी पड़ोसन के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है। एक अच्छे पड़ोसन के सभी गुण इसके अंदर विद्यमान है। यद्यपि ये कुंती की भूमिका थोड़ी समय के लिए है, तब भी उसे थोड़े में आंका नहीं जा सकता है, क्योंकि मुख्य कैरेक्टर के रूप में इसको देख सकते हो आप लोग। हालांकि एंट्री इसकी थोड़ी देर के लिए है, लेकिन दमदार एंट्री है इसकी, दमदार कैरेक्टर है। वह बिश्नी की पुत्री मुन्नी के विवाह के लिए चिंतित है और वह स्वयं मुन्नी के लिए वर घर खोजने को भी तैयार है। यानी कि मुन्नी का विवाह करने की जितनी जो है आप कह सकते हो कि जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी उसकी माँ पर है, उस जिम्मेदारन पड़ोसन होने के नाते वो ये कहती है कि अगर आप कहो तो मैं इसके लिए वर देख लूँ, है ना, ढूंढूं, लड़के की तलाश करूं, यहाँ तक के लिए भी तैयार है। और वह बिश्नी को सांत्वना भी देती है कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बिश्नी के पुत्र मानक के बर्मा की सकुशल लौटने की बात भी वो करती है कि बेटा आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा। बिश्नी के प्रति उसकी सहानुभूति उसके शब्दों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। वो कहती है कि तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है, मैं हूं ना। कुंती वर्मा की लड़कियों के प्रति थोड़ा कठोर दिखाई देती है। अच्छा, बर्मा की लड़कियों के प्रति वो जो लड़कियां मांगने वाली हैं उनके प्रति ये थोड़ी सी कठोर है। उनके हाव भाव और पहनावे तथा भिक्षाटन पर थोड़ा सा क्रुद्ध भी नजर आती है, क्योंकि उसका जो पहनावा है ना वो उसकी समझ में नहीं आता लड़कियों का, कुंती को, तो इसीलिए थोड़ा सा रुष्ट रहती है। और उसका इस तरह से भिक्षा मांगना कतई अच्छा नहीं लगता लड़कियों का। और ये कहती भी है कि हाय रे राम, ये लड़कियां, हाय राम, ये लड़कियां हैं कि इस तरीके से। चलो अगला क्या है? मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं?
तो भाई मानक वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। कौन? मानक। और दूसरी ओर पक्ष जापानी थे, यानी कि सेना एक दूसरे की दुश्मन थे। क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसीलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते थे। भाई एक नहीं मारेगा तो दूसरा उसे मार देगा, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। बीच में आ जाती है माँ, और माँ तो माँ होती है ना। उस माँ में हर सिपाही की माँ आप देख सकते हो, तो वो दोनों को बचाती है। जितना अपने बच्चे के लिए फेवर करती है, उतना ही अपने बच्चे को कसम दे देती है कि नहीं, तुझे इसे नहीं मारना है। ये भी तो हमारी तरह ही है। चलो आगे बढ़े। मानक स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? मानक स्वयं को वहशी और जानवर से बढ़कर क्यों कहता है? कि भाई वो बर्मा में हिंदुस्तानी फौज की ओर से जापानी सेना से युद्ध कर रहा है। जापानी सेना से युद्ध करने का गया है हिंदुस्तानी फौज की ओर से। मानक और दुश्मन सिपाही एक दूसरे के घायल करते हैं, और मानक भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है स्वप्न में। दुश्मन सिपाही उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। मानक की माँ मानक को बचाना चाहती है, इस पर दुश्मन सिपाही मानक को वहशी और जानवर कह के पुकारते हैं। मानक को क्या कहते हैं? कि वहशी है, दरिंदा है, जानवर है, ये कह के पुकारते हैं, और मानक का पौरुष जग उठता है। तो घायल अवस्था में भी वह खड़ा होकर सिपाही को मारने का प्रयास करता है, और क्रोध की स्थिति में वह स्वयं को कहता है कि हाँ मैं वैसी हूं, हाँ मैं जानवर हूं। क्लियर? मानव का ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं है, समय और परिस्थिति के अनुसार उसका कहना यथार्थ है। क्योंकि अगर बीच में माना हो तो मानक उस सिपाही को मार दे। दर्शकों की नज़र में मानक की युक्ति प्रभावकारी एवं आकर्षक है। अगला प्रश्न क्या है? मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पे न जाता, वह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं कि भाई चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। उसके भीतर एक लड़ाई चलती रहती है, अर्थात वह मानसिक रूप से बेचैन रहता है। जिस प्रकार युद्ध में घात प्रतिघात का दौर चलता है, उसी प्रकार उसके मन में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहती है। बिस्नी और मानक को मुन्नी के विवाह की चिंता है। मुन्नी के विवाह की चिंता है क्योंकि मुन्नी अब बड़ी हो गई है, और जाहिर सी बात है जवान लड़की के विवाह की चिंता एक माँ से ज़्यादा किसको होगी भाई। इसीलिए मानक लड़ाई पे गया है, क्योंकि भाई उसकी बहन की शादी करनी है, रुपया पैसा घर में नहीं है, बाहर जाएगा, इस युद्ध के बदले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो पैसे मिलेंगे जिससे कि बहन की शादी होगी। और चिंता भी किसी लड़ाई समान है क्या? क्योंकि इस कारण उन्हें बहुत से प्रयास करने पड़ते हैं युद्ध के समान ही। जब तक ये चिंता समाप्त नहीं हो जाती तब तक इससे पीड़ित लोग परेशान ही रहेंगे। क्लियर है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुत्री का विवाह करने के बाद गंगा नहा लिए, है ना, तो इतनी बड़ी चिंता है ये। सोचो, सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है। कैसे स्पष्ट करना है? तो भाई सिपाही और मानक दो ऐसे पात्र हैं जिनके घर की स्थिति एक जैसी है, एक दूसरे से भिन्न नहीं है। क्लियर है? मानक के घर में माँ और कुंवारी बहन मुन्नी है। मानक की माँ मानक का समाचार पाने की चिंता में सदा परेशान रहती है। मानक की माँ एक साधारण निम्न मध्यवर्गीय की महिला है। मानक की बहन मुन्नी अपने भाई के आने की प्रतीक्षा बेसब्री से करती है। घर में गरीबी है। मुन्नी का विवाह मानक की आय पर ही निर्भर है। घर की स्थिति ऐसी है कि अगर युद्ध में मानक को कुछ हो गया तो उसकी माँ एवं छोटी बहन मुन्नी का इस धरती पर रहने का कोई अर्थ नहीं है। सब कुछ मानक से जुड़ा हुआ है। शादी तब भी होगी जब बहन का भाई आएगा, माँ का बेटा आएगा। क्लियर हो गया? सब कुछ उसी पर टिका हुआ है, और घर का सारा दारोमदार मानक पे है, और वर्मा में युद्ध चल रहा है। ये जानकर मानक की माँ की स्थिति बहुत ही बुरी हो जाती है। सपने में वह बहुत बुरी घटना को भी देखती है। और दूसरा जो सिपाही है उसके घर की स्थिति भी मानक के घर की स्थिति के समान है। सिपाही की माँ बर्मा में युद्ध के समाचार सुनकर पागल हो गई है। उसकी माँ भी बिलख रही है, रो रही है। पत्नी सिपाही के मरने पर फांसी लगाकर जान देने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। उसकी पत्नी वैसे ही बोल रही है, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं भी फांसी लगा के अपनी जान दे दूंगी। क्लियर? उसके पेट में 6 माह का बच्चा है। सोचो, गर्भ में 6 माह का बच्चा है, और सिपाही जो है यानी कि उस होने वाले बच्चे का पिता युद्ध में
कब उसको क्या हो जाए नहीं जान सकता। सोचो कितनी विकट परिस्थिति है। दोनों घरों की समान स्थिति का संकेत मानव की माँ स्वयं उस समय देती है जब मानक सिपाही को जान से मारने पर आमादा है। मानक की माँ कहती है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है। चलो, तो इस तरीके से प्रश्नों के सब हल हमने देख लिए। तो हमने जीवन परिचय पढ़ा, इसी के साथ हमने पाठ का सारांश पढ़ा, पाठ के आधार पर जो प्रश्न उत्तर हैं वो हमने देखे, और इसी के साथ भाई इस पाठ की यहीं समाप्ति होती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।